और आइए अब शुरू करें आज पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा। पूरे दिन में ऐसा क्या हुआ जो खबरों के लिहाज से आपको जानना जरूरी है, वो बताऊंगा। बिग एंड बोल्ड में नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। लेकिन पहले निगाह डालिए उन खबरों पर जो आज खास तौर से तवज्जो में रहने वाली हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले फिर प्रभु राम का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? यह खबर क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा आगे। इन चेहरों को ध्यान से देख लीजिए जो साथ में दिखा रहा हूं। 24 के चुनाव में मोदी के आगे कांग्रेस कंफ्यूज नजर आ रही है। राहुल की न्याय यात्रा का कैसे उड़ा फ्यूज, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नाम बदला गया है, क्यों बदला गया है, ये भी आपको बताऊंगा। और अबू धाबी में हिंद की जय जयकार, सज गया एहलान मोदी का दरबार। ये क्या है खबर, पूरे डिटेल के साथ आगे आपके सामने होगी। और इसके साथ आपको दिखाएंगे शराब घोटाले में ईडी समन को लेकर आम आदमी पार्टी के सवाल। पॉलिटिशियन से ज्योतिषाचार्य बने केजरीवाल, कैसे, ये खबर भी पूरे ब्यौरे के साथ आपके सामने होगी। लेकिन पहले ये देखिए, उत्तर प्रदेश विकास पथ पर है। कानून व्यवस्था, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार हो रहा है। देश भर से योगी मॉडल की जय जयकार की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन यही बात विपक्ष को, अखिलेश यादव को पसंद नहीं आ रही। वो बात बात पर सवाल उठा रहे हैं। अब लखनऊ में 2 निर्माणाधीन बिल्डिंग्स क्या गिरी, अखिलेश यादव को इसमें भी सरकारी भ्रष्टाचार नजर आया। उन्होंने लखनऊ के नाका में हुए बिल्डिंग हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो शेयर करने के साथ अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपाई भ्रष्टाचार की नींव पर बना भवन गिरा। लखनऊ में गिरे घर के लिए जनता में यही चर्चा है। जांच हो और कार्रवाई भी, क्योंकि इससे आस पड़ोस के घरों के लिए भी जान माल की हानि की पूरी आशंका है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के आर्यनगर इलाके में अनिल द्विवेदी और कृष्ण द्विवेदी के मकान में अवैध रूप से बेसमेंट बन रहा था, जिसके लिए मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा था। लोगों ने देखा कि खुदाई वाला हिस्सा जो है वो आगे की ओर झुक रहा है। इसके साथ ही जो बगल का मकान है वो भी झुकने लगा। लिहाजा पुलिस को लोगों ने इत्तला की। पुलिस मौके पहुंची, बैरिकेड्स किए गए, लोगों को रोका गया और एहतियात के तौर पर जो बाकी मकान थे उन्हें भी खाली कराए गए। हुआ वही जिसका अंदेशा था। 5 मिनट बाद ही दोनों मकान भरभरा कर गिर गए। दोनों मकानों के गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ लोग हादसे वाली जगह के बिल्कुल करीब थे। बताया जा रहा है कि उनमें से एक शख्स को हल्की चोट आई, जबकि इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरने के बाद पूरा इलाका धूल के गुबार से भर गया। वहीं जो बिल्डिंग गिरी उसके बगल वाला मकान भी थोड़ा झुक गया। मामला गंभीर था, ऐसे में पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और बिल्डिंग के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया। ठेकेदार को हिरासत में ले लिया गया। किराएदार को पीएम आवास दिए जाने का आश्वासन दिया गया। साफ है कि अगर लखनऊ प्रशासन और योगी की पुलिस सजग न होती, समय पर एक्शन न होता, तो पल भर में कई परिवार खत्म हो सकते थे। लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव को इसमें बीजेपी का भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। वो भूल जाते हैं कि ये वही योगी हैं जिन्होंने उनके वक्त के बीमारू राज्य को मात्र 7 साल में पटरी पर ला दिया, जिसकी गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। भारत के विकास में यूपी महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और जीडीपी में हिस्सेदारी के मामले में तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली के करीब ही गुरुग्राम में 27 साल की मॉडल की मर्डर मिस्ट्री उलझती जा रही है। दिव्या पहूजा हत्याकांड में जहां पुलिस को अब तक डेड बॉडी भी नहीं मिली, तो वहीं अब पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस ने हत्याकांड के बाद होटल का 114 नंबर कमरा ही चेक किया जहां आरोपी अभिजीत रुका था। जब क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन की तो रूम नंबर 111 से खून के धब्बे मिले। वहीं क्राइम ब्रांच ने पटियाला बस स्टैंड से वो कार भी बरामद कर ली है जिसमें रखकर डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया। हालांकि डेड बॉडी को ले जाने वाले दोनों आरोपी फरार हैं। वहीं क्राइम ब्रांच अब दिव्या की डेड बॉडी समेत उसके फोन की तलाश कर रही है, जिसमें अहम सबूत हो सकते हैं। दिव्या की मर्डर मिस्ट्री की कहानी क्या है, ये भी आपको बहुत जल्दी से दिखा देते हैं। दिव्या हरियाणा के गैंगस्टर संदीप गडोरी की गर्लफ्रेंड थी। दिव्या ने संदीप को हनी ट्रैप में फंसाया था। दिव्या पहूजा बिंदर गुज्जर गैंग से मिली हुई थी। गुज्जर गैंग संदीप गडोली का जान का दुश्मन था। पुलिस और गुज्जर गैंग को दिव्या संदीप की जानकारी देती थी। दिव्या ने ही संदीप की मुंबई वाली लोकेशन शेयर की थी। 2016 में मुंबई के होटल में संदीप का एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर की जांच में दिव्या सरकारी गवाह बनाई गई थी। अब संदीप के घर वालों पर ही दिव्या के कत्ल का आरोप लग रहा है। और अगली अहम खबर यह कि यूपी में हुए 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी। अमरोहा में तलवार से हमला करके भाग रहे 2 बदमाश पुलिस के हाथ पे चढ़ गए। दोनों दिल्ली भागने की फिराक में थे, लेकिन तड़के उनकी पुलिस से एनकाउंटर हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जबकि दूसरे को पुलिस ने पीछा करके पकड़ लिया। एनकाउंटर की दूसरी वारदात झांसी में हुई। यहां हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहां भी गोली बदमाश के पैर में ही लगी।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि माता सीता के मायके यानी नेपाल में जनकपुर में जश्न का माहौल है। 22 जनवरी के लिए घर घर में तैयारियां चल रही हैं। मिथिला गीतों के साथ घरों में पकवान बन रहे हैं और इसके साथ ही अयोध्या धाम के लिए ट्रकों में भरकर उपहार भेजे जा रहे हैं। लगभग 1100 टोकरियों में मिठाई, पकवान, फल, मेवा, कपड़े, श्रृंगार के सामान के साथ सोने और चांदी के गहने और विशाल तीर धनुष भेजा जा रहा है। इन उपहारों के साथ करीब 250 लोग भी अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। पूरे जनकपुर में उत्सव का माहौल है और बैंड बाजे के धुन पर लोग राम की भक्ति में नाच गा रहे हैं। अयोध्या में कैसे रामलला का भव्य दरबार सज रहा है, मंदिर की क्या खासियत है, ये भी बहुत जल्दी से आपको बता देते हैं। मंदिर के संदर्भ में हालांकि ये जानकारियां सार्वजनिक हैं, लेकिन एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं। मंदिर की लंबाई 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, ऊंचाई 161 फीट। मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 कपाट होंगे। 3 मंजिला भव्य राम मंदिर में हर फ्लोर की ऊंचाई 20 फीट होगी। मंदिर में 5 मंडप होंगे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है और मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। खंभों और दीवारों में देवी देवताओं और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर होंगे और असल में आप देखें वो जो परकोटा बनाया जा रहा है उसमें 5 मंदिर बनाए जा रहे हैं और इसको मिलाकर कहा जाएगा इसको श्री राम पंचायतन। यहां पर आप वो मंदिर और उसके क्या डायमेंशंस होंगे वो आप देख पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिजबुल के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हुई वारदातों में शामिल बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय से इसकी तलाश थी। इसके सिर पर 10 लाख का इनाम था। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी 26 जनवरी से पहले बड़ी साजिश की प्लानिंग बना रहा था। भोपाल के पौष इलाके E4 अरेरा कॉलोनी में 1 करोड़ की लूट का मामला सामने आया है। 3 नकाबपोश पेंट करने की मशीन उठाने के बहाने एक ज्वेलर के घर में घुस गए। इसके बाद ज्वेलर की पत्नी के गले से चाकू अड़ाकर लुटेरे जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। लूट की यह वारदात पूरे 10 मिनट तक चली। पुलिस के मुताबिक लुटेरों ने पहले घर की रेकी की थी। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है, बाकी की तलाश हो रही है। पंजाब पुलिस के अर्जुन अवार्डी डीएसपी की हत्या का राज खुल गया है। इस मामले में पुलिस ने एक विजय नाम के ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक डीएसपी दलबीर सिंह विजय के ऑटो में बैठकर घर के लिए निकले थे। रास्ते में डीएसपी का विजय से कुछ विवाद हुआ। इसके बाद विजय ने दलबीर सिंह के सिर में गोली मार दी। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। डीएसपी दलबीर सिंह वेट लिफ्टर थे। उन्हें सन 2000 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुए दर्दनाक हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार से जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी से टकरा गया। यह हादसा नेशनल हाईवे 16 पर बगनान पुलिस स्टेशन के नजदीक बरुंडा इलाके में हुआ। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। अब पुलिस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के टॉप पुलिस अधिकारियों से मिलने वाले हैं। जयपुर में आयोजित होने वाली DGIG कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी शामिल होंगे। ये कॉन्फ्रेंस 5 जनवरी से शुरू होकर 7 जनवरी तक चलेगी। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोवाल समेत कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे। अयोध्या में जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे विपक्षियों के बीच हलचल मचती जा रही है और इनमें से कुछ कंट्रोवर्सी उठाने पर आमादा है। इस बार बीड़ा उठाया है जितेंद्र आव्हाड ने। जनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। बवाल को शांत कराने या माफी मांगने के बजाय जितेंद्र आव्हाड ने इस मुद्दे को और तूल दिया। इस कंट्रोवर्सी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो तैश में आ गए और मीडिया पर उल्टा सवाल कर दिया कि जो 14 साल तक वन में रहा हो वो शाकाहारी कैसे रह सकता है। कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है, बिल्कुल इसको कभी कायम है। जितेंद्र आव्हाड के बयान पर बवाल मचना शुरू हो गया है। अजीत गुट के एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ठाणे में आव्हाड के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और भगवान राम की तस्वीर लेकर आरती करने पहुंच गए, जहां उन्होंने जय श्री राम और जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अजीत पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने आव्हाड के घर के बाहर प्रदर्शन किया तो बीजेपी भी मैदान में उतर आई। बीजेपी ने आव्हाड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। उनका ये षड्यंत्र है, उनकी ओछी राजनीति करने का तरीका है। बार बार हिंदू धर्म, हिंदू
समाज का मजाक उड़ाओ, उनकी भावनाओं को आहत करो, और वह आहत करते समय किसी एक संप्रदाय को खुश करो। वहीं अयोध्या के साधु संतों ने भी अहवाड़ के खिलाफ फौरन एक्शन लेने की मांग की। महंत राजू दास ने तो अहवाड़ को रावण के खानदान का बता डाला। मुझको लगता है जितेंद्र रामायण नाम तो बहुत सुंदर है, लेकिन उनकी मानसिकता, उनके विचार रावण के खानदान से मिलता है। इंडी गठबंधन के नेता ने भगवान राम पर एक बार फिर सवाल उठाए तो सनातन विरोधी गैंग भी एक्टिव हो गया। अब सनातन को न मानने वाली तमिलनाडु की पार्टी डीएमके के सांसद का ज्ञान भी सुन लीजिए। He could not have prepared food with rice and other things. Maybe he might have consumed meat. आपको बता दें कि एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड़ इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। वही गठबंधन जिसके नेता आए दिन राम मंदिर, अयोध्या 370 जैसे मुद्दों पर आग उगलते रहते हैं, मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताते हैं, लेकिन खुद क्रिसमस मनाते पाए जाते हैं। और जितेंद्र अहवाड़ को यह भी नहीं पता कि संबोधन क्या होना चाहिए, राम क्या खाता था कहना चाहिए उनको या राम क्या खाते थे कहना चाहिए। और इसी से पता चल जाता है कि असल में उन्हें उनके अंदर भगवान श्री राम को लेकर कितनी श्रद्धा है। बहरहाल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी यूपी से ही 24 के चुनावी दंगल का आगाज करने वाले हैं। बीजेपी इस बार 400 के पार के संकल्प के साथ मैदान में उतरने वाली। फरवरी में यूपी से पीएम मोदी ही शंखनाद करेंगे, चुनावी शंखनाद, और पहले चरण में पीएम मोदी की 3 रैलियां होंगी। अवध और कानपुर क्षेत्र की रैली लखनऊ में होगी, जबकि आजमगढ़ में काशी और गोरखपुर क्षेत्र की रैली आयोजित की जाएगी। पश्चिम और ब्रिज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में होगी। पहले चरण की इन रैलियों में पीएम मोदी केंद्र और प्रदेश की हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इन 3 रैलियों के जरिए बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों के वोटर्स को साधने का प्लान बनाया है। 2019 में बीजेपी ने यूपी में 62 सीटें जीती थी और उसे 49.98% वोट मिले थे। 2014 की बात करें तो पार्टी को 71 सीटें और 42.30% वोट हासिल हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात मशहूर है कि वो ना कभी थकते हैं और ना ही कभी अपने काम से छुट्टी लेते, बल्कि अपने काम के दौरान ही मनोरंजन के पल निकाल लेते हैं। ऐसा ही पल आया जब पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर पहुंचे। लक्षद्वीप के बीच से अपने एकांत का वीडियो उन्होंने देश की जनता के साथ शेयर किया। इस दौरान वो अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। कभी वो बीच पर टहलते नजर आए तो कभी शांति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते। पीएम मोदी एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसकी भी एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो समुद्र में गोता लगाते नजर आए। आकर जरूर देखें। अबू धाबी में जय जयकार, ऐलान मोदी का दरबार। खबर पर पूरी डिटेल आगे, लेकिन पहले देखिए 2024 का मिशन एक्शन में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में टॉप गियर लगा दिया है। पार्टी ने 6 जनवरी को राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक शाम 5 बजे से होगी, जिसमें सभी महामंत्रियों को शामिल होने का आदेश दिया गया है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच आज दिल्ली में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात गृहमंत्री के आवास पर हुई। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। बीते साल जुलाई में सुभाषपा और बीजेपी का गठबंधन हुआ था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर उन्हें जेल भेजने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। शराब घोटाला मामले में ईडी के समन को फिर गैर कानूनी बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी मुझे लोकसभा चुनाव से पहले जेल में भेजने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का मकसद जांच कराना नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 3 जनवरी को पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि ईडी आज केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को बंगला विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सांसदी जाने के बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महुआ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की संपत्ति के लिए निदेशालय में आवेदन किया जाना चाहिए। कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद महुआ के वकील ने केस वापस ले लिया। कांग्रेस ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी मौजूद थे।
बैठक में यात्रा की तैयारियों और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। आज ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएसआर की बेटी शर्मिला ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। डीएसपी हत्याकांड में एक और सीसीटीवी सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डीएसपी बस स्टैंड से ई रिक्शा लेकर जालंधर के बीएमसी चौक तक गए थे। उसके बाद दूसरे ऑटो से ढाबे की तरफ शराब पीने गए। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे राम राष्ट्रोत्सव से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। राशि राशि जल और नीचे बिछा हुआ रेत, जिसके कण कण में बसते हैं राम, उस अवध से श्री राम का गुण स्तवन मेरे यानी कुमार विश्वास के साथ टाइम्स नाउ नवभारत पर। चलिए आपको एसआईपी करने वालों के किस्से सुनाते हैं। माया की एसआईपी से ड्रीमी होगी शादी। शर्मा जी एसआईपी से लेना चाहें सपनों की गाड़ी। अय्यर्स एसआईपी से प्लान कर पाएंगे फॉरेन एजुकेशन। हर महीने की म्यूचुअल फंड एसआईपी से सारे इंतजाम कीजिए। जब लाइफ मांगे मोर, पढ़ो म्यूचुअल फंड्स की ओर। अब एसआईपी से सारा देश करे निवेश। टाटा म्यूचुअल फंड की एक निवेशक शिक्षण एवं जागरूकता पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें। Hey, listen, I've taken the Amazon Prime membership. What's so special about it? Free one-day delivery. Really? Amazon Prime offers. And Prime Video too. Plus blockbuster entertainment. Just for you. This Amazon Prime. जिस तरह की कार्रवाई आज की, उसका असर बहुत लंबे वक्त तक दिखेगा। यूपी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को और योगी राज में कानून को चुनौती देने वालों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद उन लोगों को समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करना कितना भारी पड़ सकता है। सीएम योगी ने यूपी से अपराध को खत्म करने की कसम खाई है और उनकी इस कसम से वहां के अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। जो अपराधी योगी आदित्यनाथ के रवैये से वाकिफ हैं, वो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं और अब बाकी अपराधियों को वो यही नसीहत दे रहे हैं कि सब करना, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज मत करना। हे योगी सुन लो, मैं भी आ रहा हूं राम मंदिर में। है औकात तो रुक के दिखा देना तुम। योगी खुद एक गुंडा है, उसकी हिस्ट्री देखो। जो योगी को चैलेंज करेगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। यूपी में जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसका अंजाम मुन्ना यादव जैसा होगा। वही मुन्ना यादव जिसने यूपी पुलिस पर हमले की जुर्रत की थी। अब योगी की पुलिस उसी अपराधी की लंका का दहन कर रही है। यह मुन्ना यादव के जुर्म की दुनिया थी। इसी घर से उसकी दहशत का कारोबार चलता था, मगर अब सब कुछ खाक में मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देना मुन्ना यादव को इतना भारी पड़ा कि वो ना तो घर का रहा ना घाट का। मुन्ना यादव के जिस घर को जमींदोज किया गया वो कोई मामूली घर नहीं था। उसकी कुछ पुरानी तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं कि क्यों इस घर को मुन्ना यादव के जुर्म की दुनिया हम कह रहे हैं। यह मुन्ना यादव का वॉच सेंटर है, करीब 40 फीट ऊंचा। इस लोकेशन से मुन्ना यादव करीब 2 किलोमीटर की दूरी तक नजर रखता था। इतना ही नहीं, वॉच सेंटर की दीवार पर चारों तरफ होल्स बनाए गए थे। इनके जरिए मुन्ना यादव और उसका बेटा फायरिंग करता था। मुन्ना यादव के आलीशान मकान में 10 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे थे। हर कोने पर, हर एंगल पर 24 घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती थी। हर आने जाने वाले पर बारीकी से नजर रखी जाती थी। कोई भी गांव वाला मुन्ना यादव के इस मकान में नहीं घुस सकता था। उसकी मर्जी के बगैर तो कोई शख्स इस घर के आसपास तक नहीं फटक सकता था। मगर अब हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव का यह साम्राज्य मिट्टी में मिल गया है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था को चुनौती देना मुन्ना यादव की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 25 दिसंबर की शाम मुन्ना यादव और उसके बेटे ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की।
उस वक्त मुन्ना यादव को लगा कि वो इस बार भी आसानी से बच जाएगा। मगर योगी जो एक बार कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने अपराधियों के खात्मे की कसम खाई है, तो फिर मुन्ना यादव भी कहां बचने वाला था। 25 दिसंबर को ही वो पकड़ा गया था। अब साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2024 को मुन्ना यादव और उसके बेटे को पुलिस मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाई। इस दौरान उन दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई नजर आई थी। जिस मुन्ना ने पुलिस को गोली मारते वक्त सोचा था कि उसकी दबंगई के किस्से पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर होंगे, वो अब जान की भीख मांग रहा है। हमारे बीच चौराहे में मार दो जाए, लेकिन हमें इस तरीके से किया जाए, हमें न्याय मिले। मिला काटकार हमारा भाई मारा गया। दरअसल 25 दिसंबर को कुछ पुलिस वाले मुन्ना यादव के घर पहुंचे थे। हत्या के एक केस में कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसकी गिरफ्तारी होनी थी। मगर सीसीटीवी कैमरे के जरिए जैसे ही मुन्ना यादव ने पुलिस को देखा, अपने बेटे के साथ मिलकर उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक सिपाही सचिन राठी को गोली लग गई और बाद में इलाज के दौरान सचिन राठी की मौत हो गई। और उसी दिन से मुन्ना यादव की बर्बादी का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। पहले उसकी और उसकी बेटे की गिरफ्तारी हुई, फिर उसकी संपत्ति का पता लगाया गया। जिला प्रशासन ने पैमाइश कराई और अब उसकी अपराध की लंका में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवा दिया। यानी मैसेज एकदम क्लियर है, उत्तर प्रदेश में योगी और योगी की पुलिस को कभी चैलेंज मत करना, वरना अंजाम मुन्ना यादव जैसा या उससे भी बुरा हो सकता है। मुन्ना यादव के बारे में एक बात और बता दें, योगी राज से पहले मुन्ना यादव का क्रिमिनल रिकॉर्ड काफी खतरनाक रहा है। मुन्ना यादव पर 20 केस दर्ज हैं, जिनमें 3 हत्या के और 3 हत्या की कोशिशों के। इसके अलावा लोगों को डरा धमका कर वो अपनी हुकूमत चलाता था और इसी दबंगई के दम पर 2015 में उसने अपनी पत्नी को गांव का प्रधान बनवा दिया था। इतने सारे मुकदमे दर्ज होने के बावजूद वो खुलेआम घूमता था। मगर जैसे ही यूपी में योगी की एंट्री हुई तो मुन्ना का हुक्का पानी भी बंद हो गया। डर के मारे उसने घर से निकलना बंद कर दिया। घातक हथियारों के साथ वो अपने घर में छिपकर बैठ गया और 25 दिसंबर को उसने योगी आदित्यनाथ को चुनौती देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब मुन्ना यादव इस हालत में नहीं है कि वो किसी भी तरह की गलती कर पाए। योगी की पुलिस ने उसका इलाज कर दिया है। अपने बेटे के साथ वो सलाखों के पीछे है और जिस घर को उसने अपने जुर्म का अड्डा बना रखा था वो मिट्टी में मिल चुका है। मुन्ना यादव की तरह योगी को चैलेंज करने की गलती गाजियाबाद के मसूरी इलाके में रहने वाले वसीम ने भी की थी। किसी यूट्यूब चैनल के सवालों का जवाब देते वक्त वसीम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्द बोल गया। योगा आसमान से आया है। योगी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं है। योगी खुद गुंडा है, योगी खुद गुंडा है। मैं कह रहा हूँ चलो करो मेरे पे केस। योगी खुद एक गुंडा है, उसकी हिस्ट्री देखो, उसका रिकॉर्ड देखो, उसकी एफआईआर देखो। मेरा नाम मोहम्मद वसीम। योगी को अपशब्द कहने वाले वसीम का यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। उसके कुछ दिनों तक वसीम किसी को नजर नहीं आया, फिर अचानक एक दिन वो पुलिस के शिकंजे में दिखा और वो भी इस हालत में। दरअसल वसीम ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 22 दिसंबर को आपत्तिजनक बयान दिया था। उसके बाद उसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो वो बुरी तरह से डर गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो दिल्ली भाग गया, जहां से पुलिस ने उसे धर दबोचा। और उसके बाद वसीम की सारी सेखी निकल गई। जो शख्स कुछ दिन पहले कैमरे के सामने आकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा था, पुलिस की गिरफ्त में आते ही वो भीगी बिल्ली नजर आ रहा था। यानी वसीम को इस बात की समझ आ चुकी थी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करके उसने बड़ी गलती कर दी। अपनी उसी गलती की वजह से वसीम अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ का स्टैंड एकदम क्लियर है। अगर कोई भी गलत बात या किसी अफवाह के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो वसीम की तरह जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी। इस बात का अंदाजा शायद गोंडा के रहने वाले ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को नहीं था। इसीलिए इन दोनों ने भी योगी को चैलेंज करने की गलती कर दी।
ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा ने कुछ दिन पहले देवेंद्र तिवारी नाम के एक शख्स को धमकी भरा ईमेल भेजा था। उस ईमेल में राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ के चीफ को उड़ाने की धमकी दी गई थी। देवेंद्र तिवारी ने बताया था कि ईमेल भेजने वाले ने खुद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट बताया है, जिसके बाद जांच एजेंसीज हरकत में आ गई और बीती रात लखनऊ से ये दो शख्स गिरफ्तार किए गए। दोनों की पहचान गोंडा के ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा के तौर पर हुई है और जब पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली बातें पता चली। पुलिस के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड वही देवेंद्र सिंह है जिसने पुलिस को धमकी वाले ईमेल की खबर दी थी। देवेंद्र सिंह भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ परिषद नाम की एनजीओ का अध्यक्ष है। बताया गया कि देवेंद्र सिंह ने सुरक्षा पाने और बड़ा नेता बनने के लिए ये साजिश रची और खुद के कर्मचारियों से ही राम मंदिर और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धमकी भरा मेल करवाया था। मगर ये आरोपी योगी की पुलिस की आंखों में ज्यादा देर तक धूल नहीं झोंक पाए। दर बदर भटकने के बाद लखनऊ से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। मेरा नाम ताहर सिंह, पिताजी का नाम श्री पृथ्वीराज सिंह, गांव का नाम बिशंबरपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा। ओम प्रकाश मिश्रा, सना भरत भुआल मिश्रा, निवासी बहरमपुर, कटरा बाजार, गोंडा। इन आरोपियों की गिरफ्तारी से साफ है कि योगी सरकार अपराधियों को सजा देते वक्त ना तो उनका धर्म देखती है ना ही उनकी जाति। योगी आदित्यनाथ की नजर में हर एक अपराधी बराबर है और यह फॉर्मूला रामराज का है। रामराज में भी सबके लिए बराबरी का न्याय था। वहां भी कोई रसूखदार आदमी किसी गरीब पर अत्याचार करके बच नहीं सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसी रास्ते पर हैं। वो यूपी में रामराज लाना चाहते हैं, इसीलिए अपराधी थर थर कांप रहे हैं। रामराज से याद आया कि सियासी गलियारे से भी किसी ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है। चैलेंज करने वाले नेता का नाम इरफान अंसारी है। झारखंड की जामताड़ा सीट से ये कांग्रेस विधायक है। पहले ये सुनिए कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा है। मैं कहना चाहता हूँ, योगी को कहना चाहता हूँ, ए योगी सुन लो, मैं भी आ रहा हूँ राम मंदिर में। है औकात तो रुक के दिखा देना तुम, मैं जाऊँगा राम मंदिर। बेवजह सारे राम मंदिर, राम भगवान राम सबका है। दरअसल इरफान की एक खींच राम मंदिर को लेकर है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। बस इसी बात से इरफान अंसारी बौखलाए हुए हैं। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर योगी आदित्यनाथ सब कुछ इतने अच्छे तरीके से कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए वो योगी को चुनौती देने की जुर्रत कर रहे हैं। योगी सुन लो, राम के नाम पर बुलडोजर चला रहे हो ना। आ रहा हूं मैं, चाबी लेके बुलडोजर लेके आ रहा हूं, वेट करो। बुलडोजर गरीब को जो दहशत आप पैदा कर दिए हो, गरीब का घर उजाड़ रहे हो, गरीब के आस्तियानों को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हो, ये भगवान राम तुम्हें माफ नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद से ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। जहां पहले 24 घंटे अपराधियों का खौफ रहता था, अब वहां के सारे अपराधी खौफ में हैं। खौफ बुलडोजर का है और बाबा का भी। बाबा का बुलडोजर कई अपराधियों की लंका का दहन कर चुका है। योगी की पुलिस कई बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुकी है। अब जो गिने चुने बदमाश बचे हैं, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, खुलकर पुलिस के सामने पहुंचकर सरेंडर कर दें, क्योंकि योगी को चैलेंज करना भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।